हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम सिक्स सिग्मा के बारे में बात करने वाले हैं। सिक्स सिग्मा दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत आपको, चाहे आप आईटी सेक्टर में हो, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, तो कहीं पे भी आपको कहीं पे भी प्रोसेस को अगर इम्प्रूव करना होता है, डिफेक्ट को रिड्यूस करना होता है प्रोसेसेस में और क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, या फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करना होता है, तो आपको वहां पे सिक्स सिग्मा की जरूरत पड़ती है। सिक्स सिग्मा का प्रोसेस की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, सबसे पहले तो यहाँ पे जो फादर ऑफ सिक्स सिग्मा है वो बिल स्मिथ है। बिल स्मिथ ने ही 1986 में मोटोरोला कंपनी में सबसे पहले सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। उन्होंने सिक्स सिग्मा प्रोसेसेस का यूज करके वहां पे डिफेक्ट रिड्यूस किए थे। तो दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सिक्स सिग्मा होता क्या है, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहे होंगे डिफरेंट सिग्मा लेवल हैं, 1 to लेकर 6 यहाँ पे आपको सिग्मा लेवल दिख रहे होंगे। तो अगर आप वन सिग्मा की बात करें तो वन सिग्मा में जो डिफेक्ट होते हैं वो आप देख सकते हैं लगभग 69% यहाँ पे डिफेक्टिव रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 6,90,000 डिफेक्ट रहते हैं 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में। अगर हम 1 मिलियन पार्ट बना रहे हैं या फिर 10 लाख पार्ट बना रहे हैं, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि आपके 6,90,000 पार्ट जो है वो खराब हो जाएं, या फिर उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट हो। फिर अगर हम ऊपर चलते हैं, जैसे टू सिग्मा की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे डिफेक्ट जो रेट है वो कम हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारे जो ओके पार्ट निकलते हैं वो 69.15% निकलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लगभग डिफेक्ट रेट है वो 30.85% है। अगर मैं इसे 100 में से माइनस कर दूं, तो यहाँ पे जो डिफेक्ट रहते हैं वो 1 मिलियन में लगभग 3 लाख पार्ट हमारे डिफेक्टिव निकलते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हमारा प्रोसेस इंप्रूव होता जाता है तो सिग्मा लेवल भी बढ़ता जाता है, डिफेक्ट कम होते चले जाते हैं, और हमारा यील्ड या फिर आउटपुट है वो इंप्रूव होता चला जाता है। तो यहाँ पे सिक्स सिग्मा में आपको दिख रहा होगा, सिक्स सिग्मा लेवल में जो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि अगर 10 लाख हम पार्ट बना रहे हैं या फिर 1 मिलियन पार्ट बना रहे हैं, तो अगर वहां पे केवल आपके 3.4 डिफेक्ट्स आते हैं 1 मिलियन पार्ट बनाने में, तो वहां पे जो आपका जो प्रोसेस का लेवल है वो जो हो जाएगा वो सिक्स सिग्मा हो जाएगा। तो वहां पे जो आउटपुट भी लिख लेगा, वहां पे जो परसेंटेज ऑफ ओके पार्ट्स लिख लेंगे वो लगभग 99.999966 है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताता हूँ सबसे पहले कि अगर मैं इसको बेल कर्व में समझाऊं तो बेल कर्व में किस तरीके से होता है। सबसे पहले बेल कर्व आप जान लीजिए। बेल कर्व को बेल कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लगभग एक बेल की, मतलब कि घंटे की शेप का होता है। तो यहाँ पे आप घंटे की शेप भी देख रहे होंगे इसी तरीके से है, और यहाँ पे जो बेल कर्व है वो भी इसी तरीके से है। तो अगर मैं प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस अगर आपकी होती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक एलएसएल होता है, या फिर लोअर स्पेसिफिक लिमिट होती है, एक अपर स्पेसिफिक लिमिट होती है, या फिर कंट्रोल लिमिट भी बोल सकते हैं। सपोज यूसीएल और एलसीएल होती है, मतलब कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई आपकी स्पेसिफिकेशन दी रहती है कि आपको जो पार्ट बनाने हैं या कोई भी प्रोसेस रखनी है वो किन के बीच रखनी है, क्या स्पेसिफिकेशन के बीच रखनी है। तो यहाँ पे उसके बाद जो होता है एक मीन होता है किसी भी पार्ट का। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सपोज 30 mm की मुझे कोई डायमीटर मेंटेन करनी है, तो 30.01 उसका अपर स्पेक है और 29.90 उसका लोअर स्पेक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली ये लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये लाइन मैच नहीं करती है, ये पैरेलल चली जाती है, ये कभी भी मीट नहीं करती है। यहाँ पे थोड़ा गलत दिखाया गया है, यहाँ पे ये इस तरीके से होती है लाइन, ये कभी भी लाइन जो होती है मीट नहीं कर। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम समझें तो ये अगर मेरा प्रोसेस का मीन है 30 mm, तो 30 mm मीन को यहाँ पे नॉर्मली लिखा जाता है म्यू से। कोई भी प्रोसेस के मीन को यहाँ पे म्यू से हम डिनोट करते हैं, और इसमें जो वेरिएबिलिटी होती है या फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर किसी प्रोसेस का, सपोज यहाँ पे मैं बोलूं कि 0.01 है, 0.01 अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रोसेस का, तो मैं उसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। तो 0.01, तो हमें ये देखना होता है कि इस प्रोसेस, सपोज
यूसीएल और एलसीएल जो हमारा देखो यहाँ यहाँ पे आप देखते हैं ये मीन है हमारा, ये म्यू हमारा मीन है और यहाँ पे यूएसएल है। तो यूएसएल और मीन के बीच में हमारे कितने स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकते हैं? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारा गैप कितना है, 30 से लेके 30.01, और अगर हमारा सिग्मा 0.01 है तो यहाँ पे हमारे कितने सिग्मा आ जाएंगे? देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे करीब 10 सिग्मा आ जाएंगे, 1 सिग्मा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से 10 सिग्मा यहाँ पे अटक सकते हैं। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी 10 सिग्मा यहाँ पे अटक सकते हैं। तो इसी तरीके से जो 6 सिग्मा प्रोसेस होती है वहां पे हम इस लिमिट के अंदर, यहाँ पे लिमिट के अंदर हम 6 सिग्मा मतलब +6 सिग्मा इधर हम फिल कर सकते हैं और -6 सिग्मा इधर फिल कर सकते हैं। मतलब टोटल 12 सिग्मा हमारे इस प्रोसेस लिमिट के अंदर आ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा में जैसे कि मैंने बताया जो डिफेक्ट होते हैं दोस्तों वो 3.4 डिफेक्ट ही अलाउड होते हैं 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी में, या 1 मिलियन पार्ट्स आप बोल सकते हैं। तो वो लगभग जीरो के बराबर ही होता है। जीरो तो कभी पॉसिबल नहीं है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो लगभग जीरो डिफेक्ट हमें अचीव करने होते हैं 6 सिग्मा प्रोसेस के अंदर। नॉर्मली अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे 4 सिग्मा लेवल तक लगभग जो हमारा एवरेज इंडस्ट्री मेंटेन कर पाती है, 4 सिग्मा लेवल तक ही मेंटेन कर पाती है। तो दोस्तों जो 6 सिग्मा प्रोसेस होता है उसमें 2 अप्रोच होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब देखिए अगर हमें 6 सिग्मा अप्रोच लगानी है तो कहीं पे प्रोजेक्ट्स भी करने होंगे और प्रोजेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व भी इस तरीके से करना होगा कि वो दोबारा रिपीट ना हो। तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करना होगा और ये सब चीजें करनी होंगी। तो उसके लिए प्रोसेसेस हमारी डिफाइन की गई हैं। अगर हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, मतलब कि अगर किसी प्रोसेस में ही हमें कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करना है तो हम अप्रोच का यूज करेंगे डीमैक। डीमैक में आप देख रहे होंगे DMAIC। तो अलग अलग वर्ड का यहाँ पे अलग अलग मतलब है। जैसे कि डी का मतलब है दोस्तों डिफाइन। डिफाइन में हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से हो क्या रहा है, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो सब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर मेजर करेंगे कि मेजर उसका इम्पैक्ट कितना गहरा है, किस चीज से उसमें दिक्कत आ रही है, क्या उसमें ऑब्जर्वेशन हो रही है, हमें उन प्रॉब्लम्स का ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाद देखिए एनालाइज आएगा कि हमें फिर एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल से हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और हम बोले कि वाई वाई एनालिसिस, और भी कई जो कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं, रिग्रेशन, डीओई, वो सब यूज करके यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज एनालिसिस हमें एनालिसिस फेज में करना होता है। फिर इंप्रूव होता है कि इंप्रूव में हम एक एक्शंस लेते हैं जो भी हमारी प्रोसेस को इंप्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। और उसके बाद आता है कंट्रोल। अगर हमने एक बार इंप्रूव कर दिया तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए हम डिफरेंट पोकायोकेज, डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं ताकि जो भी हमने लिया उस रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए वो हमारा सस्टेन रहे। अब यहाँ पे तीन जो फेज है, तीनों जो तीन फेज आप देख रहे होंगे, डिफाइन, मेजर और एनालिसिस, ये जो दोनों ही अप्रोच हैं उसमें सेम होते हैं। जैसे कि दूसरी जो अप्रोच है वो DMADV है। यहाँ पे DMADV का जो यूज होता है वो नॉर्मली हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में होता है। जब भी हम कोई नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होंगे या फिर उस प्रोडक्ट में हम चेंजेस कर रहे होंगे, या उसको बोलेंगे री इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट में, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे जो लास्ट के दो हमारे जो फेज रहते हैं वो रहते हैं डिजाइन एंड वैलिडेट, जो कि डिफरेंट होते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के इंप्रूव एंड कंट्रोल से। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एनालाइज डिफाइन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, मेजर सॉरी यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिजाइन करते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट है या कोई भी हमारा न्यू प्रोडक्ट हम डेवलप करने वाले हैं उसका डिजाइन करते हैं, फिर उसको वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट में डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं उसकी, ताकि वो हमारा एक्चुअल जब भी उसको हम बनाए तो वो पूरा अच्छे से परफॉर्म कर पाए और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाए। तो ये दोनों प्रोसेस ही होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं सिक्स सिग्मा में। अब हम बात करते हैं बेल्ट की। तो सिक्स सिग्मा में डिफरेंट बेल्ट्स होती हैं जो कि लेबल एक तरीके से दिखाती है कि किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उस आदमी के अंदर है या जिसके पास भी ये बेल्ट है। तो यहाँ पे व्हाइट बेल्ट की बात करें तो व्हाइट बेल्ट जस्ट की
व्हाइट बेल्ट उसके पास रहती है जहाँ पे उसको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग रहती है सिक्स सिग्मा की, मेथोडोलॉजी की, वहाँ पे वोकेबलरी टर्म्स की, लाइक CTQ क्या होता है और सिग्मा क्या है, नॉर्मल बेसिक बेसिक टर्म उसको समझ में आते हैं तो व्हाइट बेल्ट कहलाता है। उसके बाद येलो बेल्ट में उसको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं और जो ये अपनी नॉर्मली रिपोर्ट को ग्रीन बेल्ट को सबमिट करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी हमारे सिक्स सिग्मा के रहते हैं। फिर ग्रीन बेल्ट की बात करें तो ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट लीड करते हैं और ब्लैक बेल्ट से हेल्प लेते हैं और अपने को एडवांस करते हैं। साथ में ये ट्रेनिंग भी दे सकते हैं येलो बेल्ट और व्हाइट बेल्ट को। फिर उसके बाद आती है ब्लैक बेल्ट। तो ब्लैक बेल्ट थोड़े से और एक्सपर्टाइज आती है यहाँ पे, ये एडवांस जो लीन सिग्मा टूल्स होते हैं वो इनको अच्छे से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कोच कर सकते हैं ग्रीन बेल्ट्स को। उसके बाद डिफरेंट जो एडवांस प्रोजेक्ट्स होते हैं सिक्स सिग्मा के, उनको ये गाइड करते हैं और हैंडल करते हैं। साथ में ग्रीन बेल्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको वो मेंटर करते हैं। तो मास्टर ब्लैक बेल्ट की बात करें तो मास्टर ब्लैक बेल्ट को ट्रेनिंग, कोचिंग, ये सब चीजें करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस कल्चर को लाया जाए, सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये सब चीजें मास्टर ब्लैक बेल्ट करते हैं। फिर आता है चैंपियन, जहां पे भी कहीं भी टीम को सपोर्ट चाहिए होता है या इस पूरे कल्चर को, लीन सिक्स सिग्मा के कल्चर को पूरा सपोर्ट करना होता है, डेवलप करना होता है, तो ये सब चैंपियंस के काम होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि एडवांटेजेस की, तो सिक्स सिग्मा के अनगिनत एडवांटेज हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे इससे एफिशिएंसी, प्रोसेस की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि वहां पर डिफेक्ट लेवल कम हो जाता है और जो रिपीटेड इश्यू हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है क्योंकि डिफेक्ट रेट जैसे जैसे कम होगा सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वैसे वैसे ऊपर जाता है। डिक्रीज कॉस्ट, बिकॉज एक टाइम तक अगर आपके डिफेक्ट ज्यादा होंगे मैन्युफैक्चरिंग में तो वहां पे काफी ज्यादा जैसे कि वारंट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, ये सारी कॉस्ट आ जाती है वहां पे पार्ट्स फेलियर की। तो अगर कहीं ना कहीं आपके पार्ट कम फेल हो रहे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो कॉस्ट भी डिक्रीज होती है। और डेवलपमेंट ऑफ पीपल, बिकॉज यहाँ पे जो लोग सीखते हैं, ये सारे अप्रोचेस को सीखते हैं, वो जानते हैं कि कैसे आप प्रोजेक्ट को हमें हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो कल्चर एक डेवलप होता है और पीपल एंगेज होते हैं और उनका जो डेवलपमेंट होता है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स करने के बाद या उस मेथोडोलॉजी को यूज या फिर उस मेथोडोलॉजी को यूज करने के बाद। तो दोस्तों आज के तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सिक्स सिग्मा क्या होता है और आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मेरे साथ बनेगा कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।